जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। थोड़ी शर्म करिए, आप इस पूरे देश के, आप 135 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। इतनी छोटी बातें, इतने छोटे मन से सरकारें नहीं चलाई जाती। सब्सिडी शून्य है तो ये लोग सबसे पहले तो झूठ बोलना बंद करें। शतक उन्होंने क्रिकेट की पिच पे नहीं, पेट्रोल के दामों पर लगा दिया है। जो थेथराई और जो बेशर्मी मोदी सरकार दिखा रही है, उसकी जितनी निंदा करी जाए कम है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो लोग, आज लोग फिर से चूल्हा फूंक रहे हैं। थोड़ा कंफर्टेबली बैठ सके। मैंने तो अपने घर में सोचा इसको ड्राइंग रूम में रख दूं क्योंकि इसका यही यूज है। तो एक ये सांकेतिक, इसको आप हमारा प्रतिशोध मानिए, इसको आप मानिए कि हमारा प्रोटेस्ट है, लेकिन एक्चुअल सिलेंडर का आज हिंदुस्तान में यही यूज है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो लोग, आज लोग फिर से चूल्हा फूंक रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कंडा जला रहे हैं और उसी तरह से औरतें खाना बना रही हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दम्भ और अहंकार में चूर्ण मोदी सरकार ये भूल चुकी है कि आम आदमी पर क्या बीत रही है। एक हम लोगों की तरफ पेड़ होता है, बिहार और यूपी से आप लोग जो होंगे शायद पता हो, उसको थेथर का पेड़ कहते हैं। रात में काट दीजिए तो सवेरे निकल जाता है। जो थेथराई और जो बेशर्मी मोदी सरकार दिखा रही है, उसकी जितनी निंदा करी जाए कम है। पेट्रोल 100 के पार है, डीजल में उछाल है, रसोई गैस का सिलेंडर फिर 25 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो दिसंबर से अभी तक 200 रुपए बढ़ के 794 रुपए पर रसोई गैस का सिलेंडर आ चुका है। कितने लोग हिंदुस्तान में हैं जो 794 रुपए का ये सिलेंडर भरा सके? और अभी मैं 2 मिनट में सरकार के आडंब और पाखंड का भी पर्दाफाश करूंगी, क्योंकि सब्सिडी मिल ही नहीं रही है इस देश में। तो जब इस तरह से दाम बढ़ रहे थे और हम लोग बार बार सरकार के सामने इस बात को प्रस्तुत कर रहे थे और उसको आगे ला रहे थे, तो हमें लग रहा था कि सरकार थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएगी, जो राजधर्म है वो निभाएगी। लेकिन सरकार ने सिर्फ थेथराई दिखाई है। और सरकार ने कहीं ना कहीं, रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन है और कृष्ण की चेतावनी में उन्होंने एक लाइन दी है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आप उसको विवेक कहिए, आप उसको राजधर्म कहिए, आप उसको संवेदनशीलता कहिए, जो भी कहिए, जिस नाम से आप पुकारिए, इस सरकार की नैतिक मौत हो चुकी है। अगर नहीं होती तो शायद ये लोगों को थोड़ी राहत देते, शायद पेट्रोल के दाम कम करते। मोदी जी अपने नाम पर स्टेडियम तो रख लेते और उस पर बड़ा बवाल भी मचना भी चाहिए था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटाकर अपना नाम रख लेना। लेकिन सच तो यह है कि मोदी जी ने शतक लगाया है तो शायद वो डिजर्व भी करते हैं। ये अलग बात है कि शतक उन्होंने क्रिकेट की पिच पे नहीं, पेट्रोल के दामों पर लगा दिया है। खैर, अभी एलपीजी सिलेंडर की बात करते हैं। देश में 28 करोड़ से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता हैं। 28 करोड़ लोग एलपीजी सिलेंडरों को खरीदते हैं। आप खुद, हम सब लोग मिडिल क्लास लोग हैं। हम में से कितने लोग 1 या 2 सिलेंडर महीने का अफोर्ड कर सकते हैं, यह सोचने वाली बात होगी। और अब मैं बताती हूं सरकार का जो आडंबर और जो झूठ है। कल ही पेट्रोलियम मिनिस्टर, और इनके मंत्री भी बड़े अद्भुत हैं, इनके मंत्री मुद्दे की बातें नहीं करते हैं। बाल और महिला विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं, उनको सिर्फ राहुल गांधी जी नजर आते हैं। उनको महिला का विकास, महिलाओं के खिलाफ अपराध कभी भी नहीं दिखता, उसके बारे में वो कभी भी बात नहीं करती हैं। उस पर बिल्कुल दही मुंह में जम जाता है। धर्मेंद्र प्रधान जी सारी बातें करेंगे, ट्विटर पे और फेसबुक पर टाइम जाया करेंगे और झूठ बोलते हैं जब टीवी चैनलों पर आते हैं कि नहीं नहीं, हमने दामों में, हम क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने एक्साइज बढ़ाया, आप कहते हैं सब्सिडी है, सब्सिडी बिल्कुल नहीं है। और इसका साक्ष्य और प्रमाण ये है, और एक ये छोटी सी टेक्निकल सी बात है, एक मार्केट प्राइस होता है, एक कंट्रोल्ड प्राइस होता है। कंट्रोल्ड प्राइस जो होता है वो सरकारें साल दर साल एक ही चलता जाता है। मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस के अंतर पर ही सब्सिडी मिलती है। तो मान लीजिए आज मार्केट प्राइस 794 है और कंट्रोल प्राइस मान लीजिए 600 है, तो 194 रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी। लेकिन इस सरकार ने मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस को एक ही कर दिया है। 794 रुपए, जो 25 रुपए अभी बढ़े, जो 50 रुपए पहले बढ़े थे, जो 100 रुपए बढ़े थे, जो 25 रुपए बढ़े थे दिसंबर से लेकर अभी तक, फरवरी में ही 50 रुपए, 25 रुपए और अब फिर से 25 रुपए, 100 रुपए बढ़ाए हैं। जो ये बढ़े हैं, ये कंट्रोल्ड और मार्केट प्राइस अब एक हो चुका है। तो क्योंकि वो एक हो चुका है, सब्सिडी शून्य है। तो ये लोग सबसे पहले तो झूठ बोलना बंद करें।
इनका जो कंट्रोल प्राइस है और मार्केट प्राइस एक है, इसलिए लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही है, पहली बात। और इसका साक्ष्य प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा गया है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। इसका साक्ष्य इस साल का बजट है। 38,000 करोड़ की फ्यूल सब्सिडी को घटाकर 12,000 करोड़ इस साल के बजट में कर दिया गया है। 3 गुना उसको इसलिए घटा दिया गया है क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है कि आपकी जेबों पर डाका डाला जाएगा, आपकी रसोई गैस में उछाल होगी, आपके चूल्हे में आग लगेगी, लेकिन सरकार अपना मोटा रोकड़ा कमाती जाएगी। कोई और भी सरकार होती तो आज मैं कहती हूं और दावे के साथ कहती हूं, आपने 21 से 22 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं 12 बार एक्साइज बढ़ाकर। आप एक्साइज घटा नहीं सकते। और अब इनके दूसरे झूठ का मैं पर्दाफाश करती हूं। निर्मला सीतारमण जी से मैं एक बात में खुश हूं कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने चलिए ये तो नहीं कह दिया कि मैं लहसुन प्याज की तरह पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करती हूं। उन्होंने एक बड़ा अंग्रेजी का टर्म यूज किया, इट्स अ वेरी वेक्सेशियस इशू। नो मैडम, इट इज नॉट अ वेक्सेशियस इशू। ये परेशान करने वाला इशू सिर्फ आपके लिए है, और इसलिए है क्योंकि आपकी नीति और नियत दोनों में खोट है। आप पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का ठीकरा राज्य सरकारों पर मत फोड़िए, क्योंकि आप अन्याय कर रहे हैं। 7 लाख करोड़ राज्य सरकारों का आपके पास बकाया है। 12 बार एक्साइज आपने बढ़ाई है। एक्साइज के 3 कंपोनेंट होते हैं, बेसिक एक्साइज, स्पेशल एक्साइज और एडिशनल एक्साइज। बेसिक एक्साइज आप राज्यों के साथ साझा करते हैं, एडिशनल और स्पेशल एक्साइज केंद्र सरकार सारी की सारी अपने लिए रखती है। इस सरकार ने बेसिक एक्साइज लगातार घटाया है, स्पेशल और एडिशनल लगातार बढ़ाया है। उसके बावजूद भी हमारी सरकारों ने, जैसे राजस्थान ने 2% वैट कम किया, जिससे उन्होंने 1,000 करोड़ की चपत ली, लेकिन संवेदनशील सरकारें यही करती हैं। हम आशा कर रहे थे कि इस महीने थोड़ी संवेदना मोदी सरकार दिखाएगी, लेकिन ऐसी कोई संवेदना की उम्मीद करना भी मुझे लगता है गलत है। और मैं फिर रिपीट करूंगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो हम इसकी जितनी भर्त्सना करें, जितनी निंदा करें, वो कम है। मैं फिर से एक सवाल पूछना चाहती हूं उन सब महिला नेत्रियों से। आप दौड़ दौड़ कर, लपक लपक कर सिलेंडरों के साथ सड़कों पर बैठती थी, आप प्रतीक बन गई थी उस समय। इसके सिलेंडर, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल में जो दाम बढ़ते थे उसका, आज आप क्यों चुप हैं? क्यों आपके मुंह में दही जमा हुआ है? क्या सत्ता का सुख इतना बड़ा होता है कि आपको लोगों की दिक्कतें नहीं दिखती हैं? और मैं एक सवाल जरूर इस सरकार से, जरूर धर्मेंद्र प्रधान जी से और मोदी जी से पूछना चाहती हूं। आप ही का ये किया हुआ है और आप प्रीवियस सरकारों को ब्लेम करते हैं। आपको झूठ बोलने में भी लाज नहीं आती। मोदी जी आजकल अपनी नई वेशभूषा में खड़े होकर कहते हैं कि क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने इंपोर्ट इतना बढ़ा दिया था, हम कुछ नहीं कर पाए। अब उसका भी सच सुन लीजिए। प्रीवियस गवर्नमेंट्स मतलब हमारे समय में 2014 में कुल खपत, टोटल कंजम्पशन का 83% मतलब 83% इंपोर्ट होता था। मोदी सरकार में 88% इंपोर्ट हो रहा है, मतलब मोदी जी की नाक के नीचे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ गया है। आपने हमारी निर्भरता बढ़ा दी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और इसको जरूर आप लोग सुनिएगा गौर से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि हम और आप ज्यादा ईंधन यूज कर रहे हैं। इकोनॉमिक मंदी के चलते, अर्थव्यवस्था को ठप करने के चलते हमारा कंजम्पशन तो घट गया है। ऑयल कंजम्पशन का रेट हमारे टाइम पर लगभग 7% था, अब वो महज 2% है। 6.7% हमारे टाइम पर था, 2.2% इनके टाइम पर है। तो खपत घट गई है। उसके बाद भी इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जैसे कि ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, ये कम ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं। और ये कम ऑयल क्यों प्रोड्यूस कर रही हैं? इसमें भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये कम ऑयल इसलिए प्रोड्यूस कर रही हैं क्योंकि सरकार ने इनके खजानों पर डाका डाला है। ओएनजीसी का 2014 में एक्सप्लोरेशन का बजट, जब ऑयल एक्सप्लोर होगा तभी ऑयल मिलेगा, एक्सप्लोरेशन का बजट लगभग 12,000 करोड़ रुपए होता था। 2020 में वो आधा हो गया है, 6,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो वो कम एक्सप्लोर करेंगे, कम ढूंढेंगे
और कम ऑयल निकालेंगे। ये इसी सरकार में मोदी जी की नाक के नीचे हो रहा है। ओएनजीसी के कैश रिजर्व्स लगभग 12,000 करोड़ रुपए होते थे, आज वो कैश रिजर्व्स 1,000 करोड़ रुपए से कम हो गए। 91% की गिरावट हो गई है। क्यों? क्योंकि सरकार ने एचपीसीएल जबर रन खरीदवाया ओएनजीसी से अपने डाइवेस्टमेंट फिगर्स पूरे करने के लिए। तो दूसरों पर जब आप उंगली उठाते हैं ना मोदी जी, तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आप ही की नाक के नीचे आपने इंपोर्ट बढ़ाया, हमारी निर्भरता बढ़ाई। आप ही की नाक के नीचे खपत घटी क्योंकि आपने इकोनॉमी का तो मटिया मेट कर दिया है। आप ही की नाक के नीचे हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज कम ऑयल प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि आपने उनके खजानों पर डाका डाला हुआ है। तो कुछ बातों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। पहला जवाब आपको देना पड़ेगा कि आप इतने निष्ठुर और निर्दयी क्यों हैं। आप क्यों गैस के दामों में जबरदस्त उछाल ला रहे हैं। आपने किस नैतिकता से आज 25 रुपए दाम बढ़ा दिया। आपने शतक लगा दिया पेट्रोल पर, बड़ा कीर्तिमान आपने स्थापित किया। कब आप एक्साइज घटाइएगा। आप क्यों लगातार झूठ बोलते हैं कि सरकार, राज्य सरकारें कम कर सकती है। राज्य सरकारों के पास राजस्व नहीं है। कम अगर कोई कर सकता है तो केंद्र सरकार कर सकती है। आप कम क्यों नहीं कर रहे हैं। और हमारा अंतिम सवाल इस सरकार से यह है, आप लगातार एलपीजी पर लगी हुई सब्सिडी पर झूठ क्यों बोलते हैं। सच तो यह है कि आपने मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस को एक कर दिया है, सब्सिडी की गुंजाइश ही नहीं रह गई है, लेकिन आप लगातार झूठ बोलते हैं। तो इतना अनैतिक, इतना भ्रमित करने वाला काम आप क्यों करते हैं, यह सवाल आज देश जानना चाहता है। आई विल क्विकली मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट इन इंग्लिश. As you can see, we are sitting here on empty gas cylinders because I don't think any of us have the wherewithal to get these cylinders refilled. So they are best kept as showpieces. We are perhaps now looking to use them as tools. Maybe the next time you come, we will place some of these for you, for your comfort. We'll also place some cushions. I think this is perhaps the best use of empty gas cylinders. We expected this government to bring down prices. What do they do instead? Prices are further escalated by 25 rupees per cooking LPG gas cylinder. At some point in time, this government has to answer very, very pertinent questions. Why are you anti-people? Why are you raising prices? Why are you not rolling back the excise duty hikes? And I want to lay some bare minimum facts for your consumption. This government did not just increase prices, they also lied through their teeth. The Prime Minister gets up and says, because the previous governments were importing, I'm helpless. That is absolute nonsense. This is absolutely a big lie. Because the Prime Minister, under his very nose and in his tenure, our imports of crude oil have gone up from 83% in our tenure to 88% in their tenure. And it is not because we are consuming more. Actually, due to the economic slowdown, we are consuming a lot less. Our consumption growth rate has dipped from 6.7% to 2.2%. It is because he has ensured that ONGC explores less. ONGC had funds worth 12,000 crore rupees earlier. ONGC is now left with exploration funds of only 6,000 crore rupees. Why have those funds been halved? ONGC, which was sitting on cash reserves of 11,000 crore rupees, today has cash reserves of less than 1,000 crore rupees because they made ONGC forcibly buy HPCL, and because of that, ONGC has been left with very, very little cash reserves. So why are you so anti-people? Why are you not rolling back prices? And this government has the audacity to lie about subsidy on LPG cylinder. The reality is that this government has made market and control prices same. It is the difference between market prices and control prices which is the subsidy. So if you were paying 794 rupees as market price for LPG and the controlled price was 500, you would have got 294 rupees as subsidy. But this government, because it has raised prices so often and so frequently, from December to now, prices have gone up by 200 rupees. LPG cylinder in Delhi now costs 794 rupees. And because they've been raising prices so frequently, the market and the control prices are the same and there is no subsidy. So Mr. Dharmendra Pradhan, firstly stop lying to the country about paying subsidy on LPG cylinder. And it is very evident. In your budget this year, Ms. Nirmala Sitharaman
has put fuel subsidy at 12,000 crore rupees, which is 1/3 of what it was last year. So the path we are going to take, the direction the fuel policy is headed in, is very, very simple. There will be no subsidies. There will be no relief for the common man. You are being burdened by an economic slowdown. You may have seen job losses. You may have seen wage erosions. But too bad, this government doesn't care. This government now wants you to be burdened under very steep fuel price bills, whether it is petrol, whether it is LPG, whether it is diesel. Mr. Modi chooses to name stadiums after him, stadias after him, but he forgets that the only century he has scored in his life is perhaps the century he has scored in the prices of petrol, shooting above 100 rupees per litre. So any sensitive government will answer the 4 questions that I'm raising. Why are you not rolling back excise duty? Because it is under your control. States are cash crunched. You are sitting on 7 lakh crore worth of state finances. You have consistently raised special and additional excise and reduced basic excise. That's the only excise you share with states. So you have starved states of funds. That's the first point. Why are you not rolling back the excise? Why are you consistently lying on subsidy? Because there is no subsidy on LPG. Market and control prices are the same. Why are you lying about import of oil? It has gone up in your regime from 83% in 2014 to 88%, in fact, over that now. And why are you so anti-poor, anti-people? That's the one big question that I think the country wants to be answered today. This government will be served well if all those people who were taking to streets and protesting will do something similar today. But I think being in government, getting the comforts, getting used to the luxury of being a minister, perhaps make you oblivious and perhaps make you blind towards the plight of the common people. But it is these common people who have put you in positions of power, and it will take no time before they pull you out. Thank you. We'll take questions. Suamoto first. उत्तर प्रदेश से पहले मैं कोई सवाल अगर इस पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एलपीजी पर हो तो मैं जरूर आंसर करूंगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है, आज महंगाई पूरे देश में है। और महंगाई का मुद्दा इसलिए और भी भीषण हो जाता है कि इस समय रोजगार नष्ट हुए हैं, वेतन लोगों के घटाए गए, कम हुए हैं इकोनॉमिक मंदी के चलते, और उस पर कमर तोड़ महंगाई। मुझे बार बार वो लाइन याद आती है, मैं शायद पहले भी यहाँ पे बोल चुकी हूँ, बड़ी एक फेमस लाइन थी पीपली लाइफ की कि महंगाई डायन खाए जाते हैं उसके, लेकिन पहले वाली लाइन थी कि सखी सैया तो खूबे कमाते हैं। ना सैया कमा रहे हैं ना हम कमा रहे हैं, लेकिन महंगाई जो है वो कमर तोड़ रही है। तो महंगाई मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए मुद्दा है। जो दिल्ली की हुक्मरान है वो बैठे हुए हैं और उन पत्थर के घरों में बैठे हैं जिसके आगे उनको दिख ही नहीं रहा है। अगर वो बाहर निकल कर देखें तो उनको पता चलेगा कि लोगों के लिए कितनी दिक्कतें हो गई हैं। अगर वो बाहर निकल कर देखें तो वो देखेंगे कि क्यों 10 से 14 उज्ज्वला सिलेंडर रिफिल नहीं हो रहे हैं, क्यों वापस लोग आज चूल्हे फूंक रहे हैं। वो देखें तो ये देखें कि क्यों कंजम्पशन, जो ग्रोथ रेट ऑफ कंजम्पशन होती है ईंधन में, चाहे पेट्रोल डीजल एलपीजी हो, वो क्यों घटता जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास आज पैसा नहीं है। 794 रुपए का सिलेंडर दिल्ली में है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले महाराजगंज फोन करके जानना चाहा वहां पे सिलेंडर का रेट कितना है। वहां पर सिलेंडर का रेट लगभग 900 रुपए है। 900 रुपए में गांव में कितने लोग सिलेंडर भर सकते हैं, इसका जवाब मुझसे बेहतर आप जानते हैं। I appreciate your question, but I'm not going to nail you for the blame. We have been consistently raising our voice against this, even at the level of district and tehsil headquarters. The reality is that sections of the media will not show you that. Sections of the media will not amplify that like they did when we were in government, and rightly so. The media is the 4th pillar of the democracy. You are supposed to raise questions of pertinence. You are supposed to raise voices of the common man. I am not apportioning any blame on you, but I wonder how many channels are today showing the district level protests that are happening as far as steep fuel price bills are concerned. I don't think too many. Sorry? I think you showed much more than you are showing right now. But your point well taken. I think the common man is reeling under a lot of pressure. It is our duty to point it to the government of the day. The government of the day can either choose to be sensitive
and respond to it, or the government of the day can choose to be insensitive, egoistic, and drunk on power like they are, and instead of reducing it, they're actually increasing prices. It tells you how they feel about the plight of the common man. अब पता नहीं कि ये हो सकता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो मोदी जी की कि 100 पेट्रोल कर दो और डीजल को 90 के पार कर दो तो शायद लोग चलने बंद हो जाएं, तो शायद कोरोना संक्रमण रुक जाए। पता नहीं, हो सकता है ये उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, इस तरह की वो स्ट्रैटेजीज करते हैं। आपको याद होगा नोटबंदी, आपको याद होगा जिस तरह की वो बातें करते हैं, हो सकता है ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर ये स्ट्रैटेजी है तो निहायत ही मूर्खता की स्ट्रैटेजी है। लोग आज चल रहे हैं, और आपने क्योंकि रेलवे की बात करी, तो रेलवे फ्रेट किसी भी चीज का दाम बढ़ेगा अगर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा। भाई फ्यूल इन्फ्लेशनरी होता है, आपको सब्जियों का, फलों का, रोजमर्रा की चीजों का, दूध का दाम अभी बढ़ेगा। और इसीलिए मैं कहती हूं इस सरकार को, इसके सरकार के दाहिने हाथ को बाएं हाथ की इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, क्योंकि अगर होती तो ये मूर्खता वो ना करते। इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ रहा है, प्राइस को कंट्रोल करते, लेकिन वो प्राइस को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को पता ही नहीं है। क्योंकि आपने रेलवे की बात करी, मैं रेलवे पर एक बात और कहना चाहती हूं। इस देश में हवाई जहाज चल रहे हैं, इस देश में कारें चल रही हैं, इस देश में ट्रक चल रही है, इस देश में हर तरह का संसाधन चल रहा है, इवन बसेस चल रही हैं। लेकिन रेलवे जो है वो 65% कैपेसिटी पर चल रहा है। क्यों भाई? क्योंकि रेलवे जो है वो गरीब आदमी की सवारी है। तो गरीब आदमी को घर बिठा दो, और इन रूट्स को क्योंकि आपको प्राइवेटाइज करना है तो आप पहले तो किराया बढ़ा दीजिए। और इतना बड़ा स्कैम है इंडियन रेलवे में कि अगर आज आपको 200 किलोमीटर की यात्रा करनी है, 250 किलोमीटर की यात्रा अगर मुझे गोरखपुर से लखनऊ की करनी है, तो मैं 250 किलोमीटर का टिकट नहीं ले सकती हूं। अब कंपलसरी है कि मुझे कम से कम 500 किलोमीटर का टिकट लेना पड़ेगा इंडियन रेलवेज में। ये कौन सी चीजें है भाई? ये किसका देश बना दे रहे हैं? ये पूंजीपतियों का ही देश रहेगा या गरीब आदमी का देश रहेगा? मैं 100 किलोमीटर जाना चाहती हूं, लेकिन मुझे टिकट 500 किलोमीटर का ही लेना पड़ेगा, उतना दाम अदा करना पड़ेगा। इसके बारे में बातें नहीं होती हैं। और आपने जो टेम्पररी मेजर्स की बात करी, मैं बिल्कुल सहमत हूं उससे। ये कोरोना काल के कारण नहीं हो रहा है, सबसे पहली बात तो मैं सरकार को कोरोना के पीछे तो बिल्कुल छुपने की अनुमति नहीं दूंगी। ये सरकार कोरोना के पीछे इसलिए नहीं छुप सकती है क्योंकि इन्होंने एक्साइज 12 बार 2014 से बढ़ाई है। उसकी क्या नैतिकता है? कोरोना से जब लोगों के ऊपर कहर बरपा तो आपको वो एक्साइज रोल बैक करनी चाहिए थी। बजाय रोल बैक करने के आप दाम पर दाम बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब किस तरह के तुगलकी फरमान आप लोग जारी करते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं जहां आपको रात दिख रही है लेकिन सुबह की बात हो रही है। To your question about temporary measures, I fail to understand how often will this government keep saying temporary measures? Because these seem to be permanent measures. They have been in motion since 2014. Since 2014, this government has been increasing excise duty. It is not due to corona. The economic mismanagement dates back to 2014. They halved our GDP growth rate from 2016 to 2020. Of course, we'll end this year in the negative. And as far as railways is concerned, it is not just the railways. Freight, vegetables, fruits, milk, all prices will go up because fuel is inflationary, and which is why I say they do not understand the basics of economic management. If you are going to let prices scale up for fuel, inflation will rise further. A rising inflation will dampen demand. We need to spur demand. We are instead killing demand in the Indian economy. What else do I say? As far as trains are concerned, it is a shame in this country that Indian Railways is operating at only 65% capacity because they want to privatize their routes. Indian Railways today forcibly makes you buy a ticket for at least 500 kilometers, even if you have to travel for a shorter distance. Why? Because it is the preferred mode of transport for the poor, for the less fortunate. What sort of things are happening in this country, and there are no questions that this government is willing to answer. मैं RBI गवर्नर इंस्टीट्यूशंस पे यूजुअली टिप्पणी नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है तो मुझे लगता है कि इसको साफ करना ज़रूरी है। वो फाइनेंस में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो वो भली भांति जानते हैं कि फ्यूल का प्राइस बढ़ना, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो LPG हो, वो इन्फ्लेशनरी होता है। वो हर चीज का दाम बढ़ाएगा। हर चीज का दाम बढ़ेगा तो उनको खुद पता है कि उनको रेट बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मतलब जो थोड़ी बहुत डिमांड, थोड़ी बहुत मांग आज इकोनॉमी में है, वो भी ठप हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। वो अच्छी तरह से जानते हैं। जहां तक संसाधनों और केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर करने की बात है, मैंने आपको 2 फिगर बताए थे।
राज्य सरकारों के पास आज राजस्व नहीं है। 7 लाख करोड़ राज्य सरकारों का केंद्र सरकार के पास बकाया है जो वो उनको नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने बहुत ही चालाकी से जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है लगातार, वो बेसिक एक्साइज को घटाया है, स्पेशल और एडिशनल एक्साइज को बढ़ाया है। स्पेशल और एडिशनल एक्साइज केंद्र सरकार पूरी अपने लिए रखती है और बेसिक एक्साइज वो राज्यों के साथ साझा करती है। तो जो साझा पूल था उसको आपने घटाने का काम कराया और जो आप अपने लिए रखते हो उसको बढ़ाने का काम किया। अगर आपने बजट में भी देखा हो तो 4 और 2.5 रुपए की जो सेस लगाया गया है वो पूरा केंद्र सरकार रखेगी। एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज किया गया है, सेस पूरा केंद्र सरकार रखती है, उसका राज्यों में कोई साझा नहीं होता है। तो राज्यों की तरफ इशारा करना, राज्यों को कहना कि आप मिलकर कुछ करिए, मुझे लगता है ये अनैतिक है। मुझे लगता है ये दिवालियापन दिखाता है सरकार का, दिमागी दिवालियापन, नैतिक दिवालियापन भी दिखाता है। सारा का सारा एल्बो रूम, सारे के सारे संसाधन आपके पास है, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे। मुझे हंसी तो आती है वित्त मंत्री पर जो कहती हैं कि कंपनीज आर इंडिपेंडेंट। कंपनीज की मेजॉरिटी शेयर होल्डर तो अभी तक मुझे लगता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब लास्ट मुझे नहीं पता कि अगर आईओसी और ओएनजीसी वगैरह भी बिक गए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक जहां तक जानकारी थी मेजॉरिटी शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब चाहती है तो दाम बढ़ते हैं, जब चाहती है तो दाम कम होते हैं। जब चुनाव आता है तो बढ़ते हुए दामों पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन जब चुनाव नहीं होता है तो वो दाम बढ़ते रहते हैं। जिन राज्यों में चुनाव होगा वहां वैट घटा दिया जाएगा, लेकिन हमारे राज्यों में जैसे राजस्थान ने किया 2% वैट हमने घटाया, हमने 1000 करोड़ रुपए की शपथ ली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संवेदनशील सरकारों को यह करना चाहिए। जी नहीं, अलग है आपका इस पे। मुझे लगता है सबसे पहले तो बिना 1 मिनट भी व्यर्थ किए आज ही के आज एक्साइज रोल बैक अनाउंस होना चाहिए। जो आपने 12 बार एक्साइज बढ़ाकर 22 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। इस देश में 28 करोड़ लोग एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, उनके लिए कुछ तो राहत, कुछ तो रियायत लाइए। सबसे पहले आप एक्साइज को रोल बैक करिए। दूसरा काम आप ये करिए कि आप झूठ बोलना बंद करिए, आप सब्सिडी देना शुरू करिए सिलेंडर्स पर। जब आप मार्केट और कंट्रोल प्राइस को एक कर देते हैं तो आप सब्सिडी की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। तो सबसे पहले तो सब्सिडी की गुंजाइश करिए, सब्सिडी देना शुरू करिए। दिन दहाड़े की जो लूट है उसको बंद करिए। आपका इस पे अच्छा, तो विषय ये है कि एक तो आपने एक वीडियो देखा था नारायण स्वामी और राहुल गांधी वहां पर, तो उसमें प्रधानमंत्री आज साउथ के दौरे पे गए, तो एक तो उन्होंने ये विषय कहा कि जो लोग अपने नेता झूठ बोलते हैं वो कैसे लोग होंगे। और दूसरी बात उन्होंने राहुल गांधी की फिशरीज मिनिस्ट्री को लेकर भी अभी बयान दिया है कि 2019 में हम बना चुके, अभी भी फिशरीज मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ये एक विषय हो गया। दूसरा ये कि भारत और पाकिस्तान इस बात पर सहमत हो गए हैं युद्ध विराम जो पहले था सीमा पर, उसको अब हम लागू करते हैं। मैं पहले तो जो मोदी जी की बातें हैं उनको उस पर जवाब दूंगी। आपने कहा जो नारायण स्वामी जी की बात थी और आपने एक बात कही फिशरीज मिनिस्ट्री की। मुझे लगता है कि ये जो ढोंग और ये जो इसको आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा बिकॉज इस पर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है। एक ये जो लॉबी चल रही है कि फिशरीज मिनिस्ट्रीज, ये भ्रमित करने वाली लॉबी है। गिरिराज सिंह को मैं मूर्खाधिराज सिंह ऐसे ही नहीं कहती हूं, उनको शायद रिजाइन कर देना चाहिए। और इसलिए रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि वो बात को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं। आप में से बहुत लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कवर करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लेकिन ये सब साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहलाते हैं। वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और डेयरी में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है। राहुल जी का यह कहना है कि इस डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को निकालकर एक स्वतंत्र फिशरीज मंत्रालय बनाया जाए, क्योंकि जो हमारे फिशरमैन हैं, जो हमारे मछुआरे हैं, जैसा कि वो कहते हैं, सही कहते हैं, वो समुद्र के किसान हैं, वो वहां पर एक तरह से खेती करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए एक सेपरेट मंत्रालय बनाया जाए। अगर इतनी सिंपल सी बात भी गिरिराज सिंह जी को हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में समझ में नहीं आती है तो सबसे पहले तो वो इस मंत्रालय को संभालने लायक ही नहीं है। हाँ, मंत्रालय बना था, एक ओवर आर्चिंग मंत्रालय बना था
एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज का, लेकिन उसमें फिशरीज अभी भी एक डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। तो राहुल जी का कहना है इस डिपार्टमेंट को निकालकर एक अलग से सेपरेट इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज बनाया जाए। या तो इनको ये बात समझ में नहीं आती है, अगर समझ में नहीं आती तो ये मंत्रालय चलाने लायक ही नहीं है, और इनके साथ जो बाकी लग्गू बग्गू मंत्री हर भाषा में ट्वीट करने लगते हैं वो भी अपने मंत्रालय चलाने लायक नहीं है। या तो ये जानबूझकर भ्रमित करते हैं, तो ये तो फिर किस तरह की गद्दारी कर रहे हैं ये मुझसे बेहतर आप लिखिएगा और पूछिएगा। जहां तक मोदी जी ने कहा कि झूठ बोलने की बात, वो भी एक आडंबर, वो भी एक ढोंग, वो भी एक स्टोरी फैलाई गई। मोदी जी पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप दक्षिण भारत को तिरस्कृत करना, दक्षिण भारत को अपमानित करना कब छोड़िएगा। मुझे पता है आपके हृदय में दिक्कत है, आपकी तमिलनाडु में 0 सीटें हैं, आपकी केरला में मात्र 1 सीट है, आपकी आंध्र प्रदेश में 4 सीटें और तेलंगाना में 5 है। मुझे पता है दक्षिण ने आपको निकाल बाहर फेंका हुआ है, आपके हृदय में उसका दर्द है, लेकिन उस दर्द से आप दक्षिण को अपमानित करना छोड़ दीजिए। यह देश एक सूत्र में पिरोया हुआ है, और इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम हमारे आजादी के महानायकों ने किया था, जिसमें से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम इस देश का एक है, उन्होंने इस देश को एक में पिरोया था। आपने उनकी विरासत को हड़पना चाहा, जब वो नहीं कर पाए तो उनका नाम हटाकर अपना नाम लगा दिया। शायद आरएसएस को 1948 में बैन करने का आपने बदला उनसे लिया, लेकिन इतना भी उनको अपमानित मत करिए कि जिस देश को एकजुट करने में लोग शहीद हो गए और हमारे लोगों ने शहादत दी, उसको आप विभाजित करने में, उसको अपनी संकीर्ण मानसिकता से विभाजित करने में आप लगे। थोड़ी शर्म करिए, आप इस पूरे देश के, आप 135 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। इतनी छोटी बातें, इतने छोटे मन से सरकारें नहीं चलाई जाती हैं। देखिए, मैं शांति का जहां पर भी हो स्वागत करती हूं। हमारे सेना का शौर्य और पराक्रम का कोई सानी नहीं है। हमारे सेना और शौर्य के पराक्रम के सामने बड़े बड़े लोग झुकते हैं। हमारे सेना और शौर्य के पराक्रम के बूते पर ही इंदिरा जी की दृढ़ शक्ति ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश को जन्म दिया था। मैं आशा करती हूं कि मोदी जी उससे थोड़े प्रेरित होंगे और चीन जो अभी भी हमारे घर में घुसा हुआ है उसको निकाल बाहर फेंकेंगे, जबानी जमा खर्च नहीं करेंगे। शांति जहां पर भी बहाल हो उसका मैं स्वागत करती हूं। Look, any measures to check pedophiles, any measures to check child pornography or anything like that is welcome. I think those measures need to be taken. We need to have a more safe society for our children, for our women. We need to keep that under check. But this seems to be being done in the garb of curbing the freedom of speech and expression. And this government has consistently done so. Whether it is slapping sedition charges like it's going out of fashion, as if it is for petty crimes like pickpocketing. This is what they have consistently been doing. I think any move to curb the freedom of speech and expression should be fought with every ounce of blood, and we will fight it with every ounce of blood and flesh that we have within us. This government has been slapping sedition charges one after the other, and we recently saw Justice Rana's judgment. What a tight slap and a rude reminder it was as far as freedom of speech and expression is concerned. This government has also tried to curb seminars, and the scientific community, the scientists have been up in arms against that. I think Ravi Shankar Prasad, as law minister, but more as telecom and IT minister, has presided over the death of Indian telecom, is now presiding over the death of freedom of
speech and expression, and he needs to be reminded that this country takes its roots back to Mahatma Gandhi, who fought non-violently, who fought for the freedom of speech and expression, and eventually did win. So anything that's being done in the garb of curbing the freedom of speech and expression must and shall not be tolerated. ये सरकार अगर पीडोफाइल्स का और पोर्नोग्राफी का और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का या इस तरह की कुत्सित मानसिकता वाली चीज़ों पर चेक लगाना चाहती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये होना चाहिए एक सभ्य समाज में, एक विकसित समाज में, एक सुरक्षित समाज में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और बोलने की स्वतंत्रता को दबाने के लिए हो रहा है, और ये इन्होंने निरंतर किया है। 2014 से देशद्रोह के मामले, देशद्रोह के मुकदमे तो ऐसे अब लगते हैं जैसे पॉकेट मारी का मुकदमा लगता हो, पॉकेट मारी का चार्ज लगता हो। और अभी 4 दिन पहले ही जस्टिस राणा ने दिशा रवि की बेल देते समय जो खरी खोटी सरकार को सुनाई है, जो ऑब्जर्वेशंस सुनाए हैं, 5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति की बात करते हुए ऋग्वेद को भी कोट करके बताया है कि डाइवर्जेंट व्यूज की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में ऐसी सरकारों को वो सुनना चाहिए। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करना और पीछे से आड़ से आके खत्म करना अलोकतांत्रिक सरकारें करती हैं। लेकिन शायद मोदी जी ये भूल जाते हैं कि ये गांधी का देश है, ये हिटलर का नाजी जर्मनी नहीं है। यहां पर आप जितना स्वतंत्र आवाजों को, सशक्त इरादों को दबाइएगा, उतनी ही बुलंदी से वो और निकलेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे कड़े जवाब मांगेंगे। थैंक यू वेरी मच।